माननीय अध्यक्ष जी और साथियों, सुबह 10 बजे से लगातार आप प्रशिक्षण में शिक्षित होने की दृष्टि से बड़े अनुशासन में बैठे रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया, शायद उकता भी गए होंगे। मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा, बल्कि सारे भाषणों के सारांश से आपको अवगत कराना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण शिविर होता है, उसमें ये नहीं होता कि नेता आए भाषण दे जाएं और कार्यकर्ता सुन के चले जाएं। आपको जो किट दी है उसमें एक पैड भी है और कलम भी दिया है, और ये इसलिए दिया गया है ताकि कार्यकर्ताओं से संबंधित जो बातें बताई गई, जो रोजमर्रा के हमारे अमल में आती और जिससे हमें कुछ सीखना है और फिर आगे जाकर के लोगों को सिखाना है, उसको नोट किया जाए, उस पर अमल किया जाए और फिर उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैं शुभारंभ अंत से करना चाहूंगा। आप सभी लोगों की और समूचे प्रदेश के लोगों की एक इच्छा थी कि सत्ता प्राप्ति के लिए किसी न किसी से गठजोड़ जरूर करना चाहिए। मैं जब गांव के दौरे पे था, एक गांव में मैं गया और गांव के लोगों से बातचीत करके जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो एक बुजुर्ग जिसके हाथ में स्टिक थी, वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा कि मुझे भी सहारे की जरूरत है और तैने भी ये खुंडी ले रखी है, तुझे भी सहारे की जरूरत है और राजनीति में भी सहारे की जरूरत है। किसी न किसी से समझौता जरूर कर लेना। मैंने उसकी भावनाओं को समझा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस के कुशासन से पूरी तरह से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं, सरकार है ही नहीं। सरकार का काम होता है जनहित के कामों में रुचि ले, सरकार का काम होता है प्रदेश का चौमुखी विकास करे, सरकार का काम होता है लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें, सरकार का काम होता है इस कृषि प्रधान प्रदेश के किसान के खेत की सिंचाई के लिए पूरा पानी दे, पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराए, अच्छे बीज दे, सस्ती खाद दे और उसे लाभप्रद मूल्य दे। आज हालत ये है कि किसान को जो एमएसपी सरकार ने मुकर की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के उत्पादन की तय की, बाजरे का भाव तय किया 840 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और सरकार खरीद के लिए बाजार में नहीं आई। परिणाम ये निकला कि किसान का बाजरा 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लूट लिया गया। सरकार के खजाने से 840 के दाम निकलेंगे, लेकिन वो पैसा किसान को नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने खरीद कर ली, माल गोदाम और कारखाने में चला गया, उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप जीरी पैदा करने वाले इलाके से संबंधित, जीरी में अनेक प्रकार की और बट लगाने का काम किया, कभी 11-21 को बासमती से अलग रखने का काम किया, दबाव पड़ा उसको शामिल करने का काम किया, उस पे 800 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाने का भी काम किया, और उसका नतीजा ये निकला कि आपकी जीरी 1600-1700 के हिसाब से बिकी होगी, ज्यादा से ज्यादा 1700 के हिसाब से। मैं कल जींद से
निसिंग और करनाल होता हुआ आया। निसिंग में मेरे एक सेलर के मित्र के यहां चला गया। बात बात में उसने बताया कि हमारे तो अब के बारे न्यारे हो गए। मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा कैसे हुआ? बोले जो जीरी हमने 1500, 1600, 1700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी, अब उसके दाम 2700, 2800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। मैंने कैथल पार्टी के हमारे अध्यक्ष से पूछा कि एक्सपोर्टर्स को भी लाभ मिला होगा। उनकी भी यही सोच थी कि सेलर वालों को और थोक के व्यापारियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। सरकार की सोच का आप इसी से अंदाजा लगाएं कि किसान के खेत का उत्पादन जब बाजार में जाता है तब उसमें मंदा आता है, और जब हमारे हाथ से निकल करके वो गोदाम में चला जाता है तो फिर उसमें तेजी आती है। सरकार गेहूं खरीदती है कभी 650 रुपया क्विंटल के हिसाब से, कभी 850 रुपया क्विंटल के हिसाब से, और सारी की सारी सरकार खरीदती है। व्यापारी पर अंकुश लगाया जाता है कि व्यापारी नहीं खरीदेगा, और फिर उसी गेहूं को सरकार जो है तो 1100, 1200, 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचती है। जब सरकार व्यापारी हो जाए तो फिर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाना स्वाभाविक है। किसान के खेत का उत्पादन मंदा लेते हैं। खाने वाले गरीब आदमी को, जो गांव में बसने वाले हरिजन हैं, बैकवर्ड हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, जो बेचारे खेती नहीं करते, मोल लेके खाते हैं, उनको दुगने दाम पर बेचते हैं और फिर विदेशों से तिगने दाम पर आयात करते हैं। किसान का नुकसान, गरीब आदमी का नुकसान और सरकार का नुकसान। सरकार के खजाने में पैसा आने की बजाय सरकार के खजाने से पैसा जाता है और उसका परिणाम फिर समूचा देश भुगतता है। किसान का गेहूं किसान के हाथ से निकल करके जब तेज हो जाता है तो समूचे देश में हाहाकार मच जाता है कि बड़ी तेजी आ गई। तेजी निरंतर बढ़ती जा रही है, और जब शेयर मार्केट डाउन जाती है तो फिर तैल का मच जाता है कि बहुत भारी मंदा आ गया है। आजकल सुर्खियां केवल एक बात की है कि मंदा आ गया। अब कहां मंदा आया, किस चीज में आया? हम बाजार से जो सामान खरीदने जाते हैं, कारखाने के उत्पादन के दाम निरंतर बढ़े हैं, घटे नहीं। मंदा कहां आएगा? मंदा आता है किसान के उत्पादन पर, क्योंकि इस कृषि प्रधान देश के किसान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की सरकार की एक साजिश, और इस साजिश का परिणाम ये निकलता है कि देश बर्बाद हो जाता है। दौलत सिमट करके मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों में कैद हो जाती है। मुझे दुनिया के 100 से अधिक मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। मैंने ऐसे मुल्क भी देखे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म पर टिकी। मुझे ऐसे मुल्क देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनकी अर्थव्यवस्था केवल व्यापार पर टिकी। मुझे ऐसे देश देखने का मौका भी मिला है जिनकी अर्थव्यवस्था उद्योग पर टिकी है, इंडस्ट्री पर टिकी है, और मुझे ऐसे देश देखने का भी मौका मिला है जिनकी अर्थव्यवस्था मिनरल्स और माइंस पर टिकी है, खानों और खदानों पर टिकी है। लेकिन भारतवर्ष विश्व के स्तर पर एक ऐसा अनूठा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी है, खेती पर टिकी। अगर किसान के खेत में फसल ना हो, कहीं सूखा आ जाए, ओलावृष्टि से नुकसान हो जाए, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं कोई बीमारी फैल जाए, जैसे अब के पकी पकाई जीरी में आखिरी 2 दिन पहले पता नहीं किस प्रकार की एक बीमारी आई जिसकी वजह से किसान मुकम्मल तौर पर साफ हो गया, तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। और अगर किसान के खेत में भरपूर फसल हो जाए तो फिर इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। दुर्भाग्य से आज इस देश की हुकूमत पर कब्जा जमाने वाले तीनों विश्व के अच्छे अर्थशास्त्रियों में शुमार किए जाते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का वित्त मंत्री है, और हमारे देश की योजना आयोग का उपाध्यक्ष है मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। तीनों विख्यात आपके अर्थशास्त्री माने जाते हैं, और आज उनके होते हुए देश की जो दयनीय हालत है उसकी वजह से इस देश का हर नागरिक चिंतित है। और इसी वजह से इस देश का हर नागरिक ये चाहता है
कि इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाए। और इसी आवाज को ध्यान में रख करके, उसी बात को मद्देनजर रख करके हमने यूएनपीए का गठन किया। अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सके, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। मैं उस विस्तार में जाकर के आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शायद हमें छोड़ करके सरकार के साथ चले गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए पुनः अपने घर में जाने का निर्णय लिया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मजबूत करने की सोच आपकी थी, और आपकी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हमने निर्णय लिया था, क्योंकि कार्यकर्ता हमें सबसे ज्यादा अजीज है। और किसी भी संगठन की बुनियाद जो होते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं की वजह से संगठन मजबूत होता है, और कार्यकर्ताओं की वजह से संगठन सफल होता है। मुझे एक कार्यकर्ता के नाते इस बात का पूरा एहसास है कि कार्यकर्ता किन मुश्किलात में से दो चार होकर के गुजरता है। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक करता है, और जब उसका प्रत्याशी कहीं आर्थिक संकट में मुब्तला हो जाए, कहीं आर्थिक संकट की वजह से उसकी गाड़ी खड़ी रह जाए, तो फिर उस कार्यकर्ता को बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं तेरी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार ना जाए। इसके लिए वो अपने मां के, बहन के, बीवी के जेवर बेच करके भी उस प्रत्याशी को सफल बनाने में अपने तौर पर अपने आप को आर्थिक संकट में डाल करके भी उसे सफल कराने की चेष्टा करता है। और जब गगनभेदी नारे सुनता है वो जिंदाबाद के, उसकी पार्टी की प्रत्याशी के जीत के जब नारे लगते हैं, तो सारी थकावट भूल जाता है, सारे आर्थिक संकट को भूल करके बहुत खुश और प्रसन्न होता है। लेकिन उसको पीड़ा तब होती है जब इन परिस्थितियों में अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके जब वो विधानसभा और लोकसभा में भेजता है, और उसका वो साथी जब अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उन लोगों के चंगुल में फंस जाता है जो चुनाव में उस करके डट करके विरोधी रहे थे। रसगुल्ले की सोच पर या कुछ चांदी के चंद सिक्कों की एवज में जब वो बिक जाता है, तो फिर उस कार्यकर्ता को बहुत पीड़ा होती है। वो दिल महसूस करके रह जाता है। वो पार्टी के प्रति उतना ही समर्पित होता है, लेकिन उसे पीड़ा बहुत होती है, और उसके परिणाम स्वरूप वो निराश होकर के घर बैठ जाता है। लेकिन जब पार्टी पर संकट आता है, तो उन सारी कठिनाइयों को भूल करके फिर पार्टी की छवि को निखारने के लिए फिर मैदान में उतरता है। अगर इस प्रकार से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाए तो फिर संगठन नहीं चल पाता है। इसलिए संगठन में कार्यकर्ताओं की सोच के अनुसार हमने ये निर्णय लेना पड़ा, लेकिन निर्णय तो हमने लिया, अब उस निर्णय को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। केवल यही सोच करके निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि हम एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए मजबूत हो गया और मजबूत एनडीए कांग्रेस का विकल्प बन जाएगा। आपको ये मान करके चलना चाहिए कि गलत तरीके से जिन घरों में दौलत के अंबार लग गए हैं, वो पैसे के बलबूते पर लोगों के ईमान खरीद करके भी आपको सत्ता से वंचित रखने की बहुत चेष्टा करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, हर छोटे से छोटे हरबे इस्तेमाल करेंगे, धर्म और मजहब के नाम पे हमें लड़ाने का काम करेंगे। ये जो पृथकतावाद, उग्रवाद या आतंकवाद ये योजनाबद्ध तरीके से इस देश में चलाया जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग इस धर्मनिरपेक्ष देश के लोगों के बीच में कटुता पैदा करने के लिए इस प्रकार की साजिश करते हैं। ये वोट बटोरने वाले जो लोग हैं वो इस राजनीति को भूल गए जो इस देश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मुहैया करने के लिए चलाई गई थी। वो राजनीति आज नहीं रही है। आज तो राजनीति एक रणनीति बन गई है कि किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जाए जिससे सत्ता का सुख भोगा जाए। आपके सामने है किस प्रकार से किसान को आर्थिक तौर पर कमजोर करके बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनकी तिजोरियों में दौलत के अंबार लगाए जा रहे हैं, और फिर उन लोगों के पैसे से अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूंजीपति के पैसे के बलबूते पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का आपने टेलीविजन में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा,
किस प्रकार से पार्लियामेंट के मेंबरों को करोड़ों रुपए देकर के खरीदने का काम किया था। उस पूंजीपति के पैसे के बलबूते पर लोगों के ईमान खरीदे गए थे और इस प्रकार से कुर्सी बचा करके इस देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व और फक्र के साथ कहता था, हमने सत्ता के माध्यम से सत्ता फिर हथिया ली है और उस सत्ता के माध्यम से अगला चुनाव जीतने की फिर ये कोशिश करेंगे। इसलिए इनके ओछे हथकंडों का मुकाबला करने के लिए आपको तन मन धन से फिर पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेवारी है, जैसा डॉक्टर बांगड़ ने कहा था, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी होती है एक एक मतदाता से जाकर के संपर्क स्थापित करें, जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। और अगर एक एक कार्यकर्ता अपने साथ लगते परिवार के, अपने गांव में अगर 10-10 परिवार के लोगों को भी जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं या किसी दूसरी पार्टी में चले गए हैं या दूसरी पार्टी में रहे हुए लोगों को अगर अपने साथ मिलाने में आपने सफलता प्राप्त की, तो फिर निश्चित रूप से सत्ता का सुख भोगने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सत्ता सुख भोगने के लिए हम राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता जाहिर नहीं करना चाहते। हम चौधरी देवीलाल की उस नीतियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस जनता दल, इस लोकदल का गठन किया था। चौधरी देवीलाल के प्रयासों से बना हुआ लोकदल रूपी पौधा आज वट वृक्ष बन गया है, आज बहुत बड़े दरख्त के तौर पर उभर करके आया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि समूचे राष्ट्र के लोग कहते हैं कि आज संगठनात्मक दृष्टि से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन नेशनल लोकदल का मजबूत है, किसी दूसरे दल का नहीं है। इसलिए इस दल की मजबूती के लिए आपको उस पौधे को अपने खून से भी सींचना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि रूठे हुए लोगों को मनाना पड़ेगा। राजनीति में किसी से द्वेष की भावना रखने की सोच नहीं है। आज जिस प्रकार के हालात इस प्रदेश में व्यापक हैं, मैं समझता हूं उसकी वजह से मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ओछे लोगों के हाथ में जब सत्ता आई है तो वो सत्ता का दुरुपयोग करके आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस परेशानी से अगर निजात हासिल करना चाहते हो, छुटकारा हासिल करना चाहते हो, तो इसका एकमात्र हल सिर्फ यही है कि अपनों को मनाने की चेष्टा करो जो किसी कारणवश आपसे रूठ के अलग चले गए हैं। इसके लिए हम सभी दोषी हैं, मैं भी उतना ही दोषी हूं और आप भी उतने ही दोषी हैं। अगर उनको मनाने में आप सफल हो पाए तो जैसा शेर सिंह जी ने कहा था, ये 2010 तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। जिंदा कौमें कभी 5 साल का इंतजार नहीं किया करती है। अगर यही हालात रहे और इसी प्रकार का वातावरण रहा और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता उस वातावरण को बदलने में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुए, अगर रूठों को मनाने में आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो फिर लोकसभा के ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो किसी समय भी हो सकते हैं, फरवरी में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं और फरवरी के लोकसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो फिर वही हालत होगी। आपको ध्यान होगा हमारी पार्लियामेंट के चुनाव में 10 में से 1 भी सीट आपकी पार्टी को नहीं मिली थी और उसके बाद 9 महीने का वक्फा आपके पास, सरकार आपके पास थी, सरकार के साधन आपके पास थे और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। मैं एक एक दिन में 18-18, 20-20 घंटे काम करता था, सरकार का खजाना खोल दिया था, लेकिन लोगों के मन में जो बात बैठ गई थी वो बदल नहीं पाए और उसका नतीजा ये निकला कि विधानसभा के चुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा दुर्गत हमारी पार्टी की हुई थी। इसलिए लोकसभा का चुनाव जो है वो आपको इंतजार 2010 का करने की आवश्यकता नहीं। ये 3 महीने के कष्ट के दिन है और ये भी कष्ट के दिन ना मान करके चलो, क्योंकि कष्ट तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का है। ये जो 4-5 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, इन विधानसभाओं के चुनाव के फौरन बाद इस देश में लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी और जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर सरकारी तंत्र जो है वो निस्सहाय होकर के, बेबस होकर के बैठेगा और जनता जनार्दन के प्रयासों का परिणाम जो है वो लोकसभा के चुनाव में जब सामने आ जाएगा तो फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज बनाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। राज चलाने के लिए तो सरकारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं,
राज चलने का तो एक सिस्टम है, जैसे घर चलने की रिवाज है वैसे ही राज चला करता है। अगर राज चलाने वाले थोड़ी अच्छी सोच के हों तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सकती है, और अगर गलत सोच के हों तो भी राज तो चलता ही है। हरियाणा का चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, ना कोई चला रहा है फिर भी राज चले जा रहा है, क्योंकि राज चलाने की एक रिवाज हुआ करती है। और इस रिवाज को सिरे चढ़ाने के लिए कांग्रेस का जो राजनीतिक चरित्र है वो आपके सामने है। इस देश में कांग्रेस ने 61 साल में से 54 साल तक राज किया है। 54 साल तक कांग्रेस का राज इस देश में रहा, और इस 54 साल के अरसे में इन्होंने देश को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। हर स्तर पर आज देश बर्बादी के कगार पर है। दूसरे साथ लगती सीमाओं के जो देश है, आज चाइना तैयार बैठा है कि कभी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान इस सोच में है कि हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। जिस बांग्लादेश को बनाने में हमारी सरकार ने किस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल किए, और उसी आड़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी, क्योंकि बांग्लादेश अलग देश होने के बाद हम सभी ये खुशी महसूस कर रहे थे कि हमने हमारे दुश्मन के 2 टुकड़े कर दिए। आज वो बांग्लादेश भी इस ताक में रहता है कि हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कमजोर किया जाए। और अब नेपाल के जिस किस्म के हालात हो रहे हैं उसके दृष्टिगत भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारी हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। और लंका के प्रति आप अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं, कभी डीएमके केंद्र की सरकार को धमकी देती है तो कभी अन्ना डीएमके धमकी देते हैं, और लंका के हालात से भी हमें पूरी तरह से बाखबर रहना चाहिए। आज हमारे देश की सीमाओं के साथ जुड़े हुए 5 मुल्क जो हैं उनमें एक भी आपका हमदर्द और हितैषी नहीं है। हमारी विदेशी नीति फेल हो गई, हमारी आंतरिक सुरक्षा फेल हो गई, हम आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए, और देश पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पर है। इसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करने का काम किया। ये स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जब कभी भी ये सत्ता में आते हैं दोनों हाथों से देश की दौलत लूटने का काम करते हैं। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, और इसीलिए आपको ध्यान होगा इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि देश जाए संधि जाए भाड़ में, हमें तो सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता कायम रखनी है। ये सोच जिस देश के प्रधानमंत्री की हो वो देश भला कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस देश की बर्बादी के कारण कांग्रेस के सुपड़ा को साफ करना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। अगर देश बर्बाद हो गया तो फिर हमारी क्या हालत होगी। आज हमारे में अपनापन आना चाहिए। आज स्वाभाविक है जो जिस देश में पैदा होता है वो इस देश को अपना देश मान करके चलता है, और इसीलिए कहा गया है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना कैसे उजागर की जाए। आज राष्ट्रीयता की भावना हमारे देश के लोगों में नहीं है, क्योंकि देश की आजादी के बाद किसी ने नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करने की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद कर दिया था। राष्ट्रीयता की भावना अगर देखनी हो तो आपको जापान से सीखना पड़ेगा। मुझे जापान जाने का मौका मिला था। मैंने जापान में या परमाणु बम की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी 2 प्रदेशों के जिस प्रकार से बर्बादी हुई, मुझे उनको भी देखने का अवसर मिला था, और किस तरीके से उस देश के लोगों ने राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के कितने थोड़े अरसे में उस देश को पुनः एक ऐसी शक्ति के रूप में उभार दिया। आज विश्व के सतह पर सबसे ज्यादा धनवान मुल्क जो है वो अमेरिका नहीं है बल्कि जापान को माना जा रहा है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना है। और राष्ट्रीयता की भावना वाले उस देश में आज उनका अपना कुछ भी नहीं है। उनके पास या तो चावल है या मछली है या लकड़ी है, और कोई चीज उनके पास नहीं है। कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ना तेल है ना कोई दूसरी चीज है, ना कृषि का कोई उत्पादन है, बल्कि उन दूसरे मुल्कों से हर किस्म की चीज आयात करते हैं और फिर उसी के आधार पर अपने देश को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा है। एक लड़के से किसी ने पूछा कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शिक्षक के प्रति कुछ अपशब्द कहें तो फिर तुम क्या करोगे, तो उसने खुल करके कहा कि मैं अपने पिता को छोड़ दूंगा। उसने दूसरा प्रश्न किया कि अगर तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे धर्मगुरु के प्रति कुछ अपशब्द कहें
तो फिर तुम क्या करोगे? तब उसने कहा मैं उस शिक्षक को छोड़ दूंगा। और तीसरा प्रश्न उसने फिर किया कि अगर तुम्हारे धर्मगुरु के प्रति, तुम्हारा धर्मगुरु अगर तुम्हारे देश के प्रति कोई अपमानित अल्फाज इस्तेमाल करे तो फिर तुम क्या करोगे? तब उसने कहा मैं उस धर्मगुरु को छोड़ ही नहीं दूंगा, बल्कि उस धर्मगुरु को कत्ल तक करूंगा जो मेरे देश को अपमानित करने का काम करता है। इस प्रकार से देश की भावना जिन देश के मुल्कों के लोगों के मन में होती है वो देश तरक्की किया करते हैं। इसलिए राष्ट्र हमारा है। आज मैं मेरे चौटाला गांव में पैदा हुआ, मुझे अपने गांव से लगाव है, अपने गांव से प्यार है। और आप भी जिन जिन गांव में पैदा हुए हैं आपका उसी गांव से ज्यादा लगाव है, इस प्रदेश से ज्यादा लगाव है, इस देश से ज्यादा लगाव है। भला सोनिया गांधी जो इटली में पैदा हुई है उसे भारतवर्ष से कैसे लगाव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और इसीलिए आज देश बर्बादी के कगार पर है। देश से दौलत के भरे हुए हवाई जहाज आज इटली के बाजारों में जाकर के नोटों के बंडल उतारे जाते हैं और देश बर्बादी के कगार पर है। ये इनकी कांग्रेसियों की एक सोच है। इसलिए देश को बचाने के लिए आपको जत्थेबंद होना पड़ेगा, छोटे मोटे मतभेद भुलाने पड़ेंगे, रूठों को मनाना पड़ेगा। और इसके लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्षम है। और इसके लिए आज जैसे अभी डॉक्टर बांगड़ ने आपको बताया था, अभी 10 तारीख से वोटों की लिस्ट आउट होगी और फिर 10 से लेकर 24 तक का जो 15 दिन का अरसा है उसके बीच में जो वोट रह गए हों उन्हें बनाया जा सकता है और जो गलत तरीके से बनाए गए हों उन्हें कटाया भी जा सकता है। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में कैथल जिला के लोग भी बैठे हैं, कैथल के प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हथकंडे नरवाड़ा में इस्तेमाल किए गए थे वो लोग कैथल में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके इस कैथल में बहुत ज्यादा गलत वोट बने हैं। जब भी लिस्ट छाया हो आप उसको देखें, जो गलत वोट बने हैं उनको कटाने का काम करें और अपने जो साथी रह गए हों उन्हें बनाने का काम करें। अगर एक एक कार्यकर्ता ये सोच करके चले कि मुझे 10 वोट कटाने हैं और 10 नए बनाने हैं तो फिर आपको चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप सबको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अभी जैसा बताया गया, आज बंगाल का हम जिक्र करते हैं, मार्क्सिस्टों की सरकार का जिक्र करते हैं कि उनकी सरकार लगातार पिछले 20 साल से चल रही है। मार्क्सिस्ट पार्टी के संगठन को मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला है। मैं बंगाल के शहरों और कस्बों में गया हूं, वहां के संगठन को देखा है। वहां के कार्यकर्ताओं को एक छूट दी जाती है, प्रशासन चलाने का काम सरकारी अधिकारी और विधायक नहीं करते हैं बल्कि वो कार्यकर्ता करते हैं। उस राज्य में जब उनकी सरकार बन जाती है फिर कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होती है। वो जो बात कहे वो प्रशासनिक अधिकारियों को माननी पड़ती है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी होती है, वो ऑलराउंडर कार्यकर्ता नहीं होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर, अगर उस पोलिंग बूथ में 1000 वोट हैं तो उन 1000 वोटों को भुगताने के लिए 10 कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। वो कार्यकर्ता 100 वोट हर हालत में भुगताने का काम करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में एक कमी है, हम ऑलराउंडर रहते हैं। पोलिंग वाले दिन और वोट तो क्या भुगताने थे, अपना वोट भी कास्ट नहीं करते हैं। और जब उसे कहा जाए तो कहते हैं दूसरे गांव में मेरी ज्यादा जरूरत है, अगर वहां मैं नहीं जाऊंगा तो फिर वोट कास्ट नहीं होंगे। उसके कहने से शायद उसकी पत्नी भी वोट ना देती हो, अपना वोट भी कास्ट ना करते हो। इस प्रकार के जो ऑलराउंडर कार्यकर्ता है वो पार्टी की छवि को बिगाड़ते हैं और पार्टी का बड़ा भारी नुकसान करते हैं। इसलिए आपसे खास तौर से एक बात कहना चाहूंगा कि हमें बुनियाद पकड़नी है। अगर बुनियाद हमारी मजबूत होगी तो फिर महल उस पर खड़ा रह सकेगा। आज दिल्ली का लाल किला है, आगरे का ताजमहल है, जो सदियों से खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि उनकी बुनियाद मजबूत है। बनाने वालों ने उस नींव के अंदर मजबूत चुन चुन करके पत्थर लगाने का काम किया था। इसलिए किसी संगठन की बुनियाद जो होती है वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। मुझे फख्र है मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने निष्काम सेवा भाव से चौधरी देवीलाल के लगाए हुए उस पौधे को अपने खून से सींच करके आज वट वृक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की है। वो वृक्ष फल दे सके और उस फल का उपयोग आने वाली पीढ़ी हासिल कर सके। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से नहीं, चुनाव जीतना, सरकार बनाना हमारा ध्येय नहीं है। चौधरी देवीलाल का नारा था सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनमानस की सेवा का एक माध्यम है।
हम जनता की सेवा का लक्ष्य अपना करके राजनीति में आए हैं। हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। इसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करके हम देश के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा कर सकें कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हाथ में सरकार आएगी तो फिर उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को नहीं, समूचे देश के लोगों को मिलेगा। और इसके लिए आज हम छोटे मोटे स्वार्थों में उलझ जाते हैं। विकास के कामों के मामले में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। हमने बहुत प्रयास किए थे। शुरू में जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत में गया, गांव के लोगों ने जितने पैसे मांगे उतने पैसे सरकार के खजाने से उन्हें दिए गए। और दूसरी दफा जब मैं गया और मैंने लोगों से पूछा कि जो पैसे सरकारी खजाने से आपको मिले वो पैसा आपके ठीक काम में लगाया नहीं लगा, तब लोगों का जवाब ये था कि आपने तो पैसा बहुत दिया लेकिन ये जेईर वीडियो वगैरह खा गए, हमारे गांव में कम पैसा लगा था। उसके बाद हमने एक निर्णय लिया था, हमने एक कमेटी का गठन किया था और राष्ट्रीय स्तर पर उस कमेटी का विरोध किया गया था। हमारे एनडीए के जो दूसरे घटक थे वो भी यही बात कहते थे कि चौटाला एक पैरेलल पार्टी खड़ा करना चाहता है, पैरेलल पंचायत बनाना चाहता है। हमारी मंशा पैरेलल सरकार बनाने का नहीं था, हम पैरेलल इसलिए बना रहे थे ताकि गांव में इस प्रकार के लोगों के हाथ में ताकत दी जाए। हमने एक एक्स सर्विसमैन को उसमें शामिल किया, ऐसे लोगों को शामिल किया जिन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो गांव की भलाई और बहबूदी के लिए काम करते हैं। इस प्रकार की कमेटी का गठन किया गया, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर सरपंच उस कमेटी का अध्यक्ष होता था, पैसे ग्राम पंचायत के हिसाब से दिए जाते थे, इसलिए अगली दफा ग्राम पंचायत के हिसाब से हमने पैसे दिए। और तीसरी दफा जब मैं गया और मैंने पूछा अब के तो पैसा ठीक लगा होगा, बोले अब तैने तो पैसे खूब दिए, इन सरपंचों की मौज बन गई, इनकी कोठियां बन गई थी, तो अब इसका क्या इलाज किया जा सके। ये जो भावना हमारे मन में पैदा हो गई है, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाओं को लेकर के हम आए हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि गांव के विकास की अनदेखी करके लोगों ने ये सोच करके कि फलां के घर का एक मुलाजिम लग गया, वोट तो वही देगा, मेरा रह गया। जिसके घर में 4 लग गए उसका 5वां नहीं लगा, उसने कर दिया। और जिनके लग गए उन्होंने सोचा कांग्रेस की सरकार आएगी, कहीं तेरा तबादला गलत जगह ना हो जाए, उनने भी वोट देने का काम नहीं किया था। हम नौकरी सबको नहीं दे पाएंगे। आज भी मैं खुल करके एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब आपकी सरकार बनने के रास्ते में बाधक नहीं बन सकते, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई ये सोच के चले कि मेरे बेटे नौकरी लग जाएंगे, हम सबको रोजगार मिल जाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है। ये संभव जरूर है कि हमारे राज्य में जिस किसी को भी कोई रोजगार मिलेगा उसके लिए उसे रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं, उसे ईमानदारी और योग्यता के हिसाब से मिलेगी। लेकिन हम रोजगार के अवसर जरूर प्रदान करेंगे, प्रदेश का औद्योगिक विकास करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। हम गांव में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे ताकि गरीब वर्ग के लोग जो हाथ से काम करने वाले शिल्पकार थे उन्हें अपने रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े। उन्हें गांव में कुटीर उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, पैसा देंगे और सस्ते ब्याज पर देने का काम करेंगे। और उनका उत्पादन जो है वो सरकार खरीदेगी, चाहे उसमें नफा हो या नुकसान हो। हम मेहनत करने वाले की मेहनत पूरी तौर पर देने का काम करेंगे। और जब तक पढ़े लिखे युवक को हम नौकरी और रोजगार नहीं देंगे, उन्हें सरकार के खजाने से बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। हम बूढ़े बुजुर्ग की पेंशन 700 रुपये का ऐलान कर चुके हैं, वो भी देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं, जैसा अभी अशोक जी ने बताया, कि किसान की भूमि कोड़ियों के भाव से खरीद करके जो बड़े बड़े डेवलपर्स को पैसे कमाने की छूट दी जा रही है, हम उसकी लूट को समाप्त करने का काम करने के लिए हमने घोषणा की हुई है कि एनसीआर प्रोजेक्ट में दिल्ली के साथ लगते हुए इलाके में हम उन जमीनों के मालिकों को सरकारी तौर पर भी जब कोई जमीन खरीदेंगे तो 1 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनकी जमीन खरीदेंगे। उसका परिणाम ये निकलेगा कि ये सरकार भी अब आपकी जमीन लेना चाहेगी तो कोई नहीं देगा। पहले जिस किसी भी की भी जमीन अधिग्रहण हुआ करती थी वो सिफारिश किया करता था कि मेरी जमीन छूट जाए, लेकिन अब हमारी घोषणा के बाद लोग हमारे पास आके सिफारिश करेंगे कि मेरी जमीन अधिग्रहण कर ली जाए। ऐसे वातावरण हम प्रदेश में पैदा करने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके
और जब तक रोजगार ना मिले उन्हें बेरोजगारी का भत्ता मिले। हम लड़कियों को भी, क्योंकि लड़कियां पढ़ने के मामले में लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ती हैं, स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे निकली हुई है और मेहनत की दृष्टि से भी ज्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए हमने घोषणा की है कि हम 30% का आरक्षण जो है उनको भी देने का काम करेंगे। 30% नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी होगी। हम बैकवर्ड क्लासेज के भाइयों को जिस प्रकार से पंचायत में आरक्षण की सुविधा है, उसी प्रकार से पंचायत से लेकर के विधानसभा और लोकसभा में भी उसी रेशो से उन्हें आरक्षण देने का काम करेंगे, ताकि उन्हें भी अपनी आवाज बुलंद करने का एक अवसर मिल सके। ये हमारी सोच होगी। हम किसान को जहां ज्यादा लाभप्रद मूल्य देने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि किसान को उसके खेत के उत्पादन के ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, ताकि वो सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। हम चाहते हैं इस कृषि प्रधान देश का कृषक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, लेकिन उसके साथ ही साथ गांव में बसने वाले जो गरीब हरिजन हैं, बैकवर्ड जाति के लोग हैं, कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको आधे दाम पर खाने के लिए हम गेहूं और बाजरा उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि उसकी जेब पर आर्थिक बोझ ना पड़े और गांव का भाईचारा ना टूटे। ये हमारी एक सोच होगी। हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभा सके। वो अपनी जिम्मेवारी को अगर पूरे ठीक ढंग से निभाने में सफल हो पाया तो निश्चित रूप से सत्ता आपके चरण चूमेंगी, और जब सत्ता आपके पास होगी तो फिर उस सत्ता का लाभ हरियाणा प्रदेश को नहीं, समूचे राष्ट्र के लोगों को एक नई दिशा देंगे, देश का भविष्य उज्जवल बन सके। ये हमारी एक सोच होगी और इसी सोच के दृष्टिगत इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का हमने आयोजन किया है। ये दूसरा प्रशिक्षण शिविर है और इसके बाद 10 और 11 तारीख को 2 प्रशिक्षण शिविर हम और लगाएंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली और पार्लियामेंट के बीच में इसी प्रकार से बूथ लेवल पर भी हम बूथ के लिए वर्कर्स को तैयार कर सकें, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की ढील ना हो सके, किसी प्रकार की ढिलाई ना आ सके। लेकिन इससे पहले 10 दिसंबर से लेकर के 10 नवंबर है, शायद 10 नवंबर को 10 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में आपकी विशेष रूप से जिम्मेवारी है कि जो ही वोटर लिस्ट पब्लिश हो आप उसको देखें और उसके मुताबिक गलत वोट काटने का काम करें, और जो वोट रह गए हों उन्हें बनाने का काम करें। ये आप सब लोगों की जिम्मेवारी है। इसी के साथ मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे साथियों में त्याग की भावना आनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता त्यागी हो सके, ताकि आपके त्याग की भावनाओं से प्रेरित होकर के दूसरे लोग विश्वास की भावनाओं को छोड़ गए। हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने राज नहीं अपने सारे सुख छोड़ने का काम किया। देश के बाशिंदे हैं जिस देश में भगवान महावीर ने राज छोड़ दिया था। हम इस देश में पैदा होने पर गर्व और फख्र महसूस करते हैं। देश में गुरु गोविंद सिंह अपने देश के लिए त्याग की भावना नहीं की, बल्कि अपने 2 मासूम बच्चे भी मरवाने में काम मरवाने। हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल की शक्ल में एक त्यागी और तपस्या। उसका परिणाम 1977 में आपने देखने का काम किया। अब फिर देश में वही हालात फिर पैदा होने जा रहे हैं। इसलिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता त्यागी हों, तपस्वी हों और वो ईमानदारी से राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के काम करें, और इसी प्रकार से हम अपनी जन्मभूमि के प्रति उसी हिसाब से अपने आप को समर्पण करने का काम करें, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की कर सके। हमारे देश में चाणक्य की उस नीति का हम अनुसरण करें। हम आपकी जिम्मेवारी है, राज निश्चित रूप से आएगा और गठबंधन की सोच के तहत आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जिस प्रकार से चाणक्य नीति में कहा गया है, चाणक्य सबसे पहले अपने विरोधियों की कमी को पकड़ता था कि विरोधियों में किस प्रकार की कमी है, और फिर उस कमी को पकड़ करके वो उस पर अमल किया करता था। आज आपकी जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव से पहले जाकर के लोगों के बीच में आप जाएं, एक एक गांव में जाएं, और जिस प्रकार से सत्ता में जुड़े हुए लोग आज दौलत के अंबार लगा रहे हैं, कहां किसकी कोठियां बन रही हैं, कहां किसके कॉलेज बन रहे हैं, कहां किसकी कॉलोनियां कट रही हैं, किसने किस प्रकार से दलाली में पैसे खाए हैं, इनके कौन कौन दलाल हैं, किस माध्यम से लूटा जा रहा है, सरकारी अधिकारी किस प्रकार की बेकायदगी कर रहे हैं, उन सारी बातों को आप लिखित रूप में रहें। इसीलिए ये बुकलेट आपको दी गई है, इसीलिए ये डायरी आपको दी गई है। आप उसमें लिखें, देखें, ताकि समय आने पर उनका इलाज किया जा सके। हम किसी से दुर्भावनाओं के तौर पर काम नहीं करते हैं। हमारी सोच द्वेषपूर्ण नहीं हुआ करती है। हम राजनीति में स्वच्छता और पवित्रता के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं राजनीति में अच्छे लोग आए और राजनीतिक लोग सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति के बाद
देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने का काम करें। लेकिन चाणक्य नीति में साथ ये भी लिखा हुआ है, चाणक्य नीति कहती है कि उस राजा को राजा रह कहलाने का अधिकार नहीं जो सत्ता प्राप्ति के बाद अपने सहयोगी का, अपने हमदर्द का भला ना कर सके और अपने दुश्मन को कोई झटका ना दे सके। हमने राज के माध्यम से लोगों को सुविधा प्रदान करने का बहुत काम किया, लेकिन अब के हमने थोड़ा सा एक और भी सीखा है। हम उस चाणक्य की नीति के दूसरे कायदे पर भी अमल करने के पक्षधर हैं। हम चाहेंगे अब के सत्ता प्राप्ति के बाद जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को, गरीब आदमी को परेशान करने की कोशिश की है, जिन्होंने जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूट करके दौलत के अंबार लगाने का काम किया है, उनको थोड़ा झटका भी दिया जाएगा ताकि वो राहे रास पर आ सके और आगे के लिए ऐसी परंपरा कायम ना हो सके। लेकिन इसके लिए सबूत आपको जुटा के देने पड़ेंगे, किसने कहां क्या कर रखा है। हमारी भाषा में कहा करते हैं, 100 झख्या और 1 लिखा। ये बात जबानी याद नहीं रहा करती, इसलिए लिखित रूप में आपके सामने ये सारी बातें होनी चाहिए ताकि हम उस पर अमल कर सकें। ये हमारी एक सोच होगी और इसी सोच के दृष्टिगत मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आज राजनीति के भीषम पितामह अरस्तु ने कहा है कि इंसान संवेदनशील होना चाहिए। अगर आदमी संवेदनशील होने के लिए उसे व्यवहारिक होना जरूरी है। अगर कोई आदमी व्यवहारिक नहीं है तो वो संवेदनशील नहीं हो सकता, और अगर कोई आदमी आपके सामाजिक नहीं है तो वो व्यवहारिक भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें व्यवहारिक भी बनना है, हमें सामाजिक भी बनना है और हमें संवेदनशील भी बनना है, और तभी जाकर के हम एक अच्छे राजनेता के तौर पर उभर करके आ सकते हैं। सफल राजनीतिक की यही पहचान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप दुखी लोगों के बीच में जाएं। जिस किसी पड़ोसी के पैर में अगर कांटा भी लग जाए और उसकी पीड़ा अगर हमें नहीं होगी तो फिर हम संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। दूसरे के दुख में हमें दुखी होना चाहिए, दूसरे के सुख में हमें खुशी महसूस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पीड़ित लोगों की भलाई कर सकें, दुखी लोगों को सुख प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें। ये मेरी पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, और किसी दुखी को सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता की एक सोच होनी चाहिए कि हम गरीब के पूरी तरह से सहयोगी बन सकें, साथी बन सकें और उसे अपना बना सकें। इसके लिए उनके बीच में जाना होगा। गलतियां हमसे बहुत हुई, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई हैं। ये गलती पुनः ना दोहराई जा सके, इसके लिए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से कहा गया है, हमसे बहुत कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए हमें मौलाना इकबाल के उस दोहे पर अमल करना चाहिए कि दोस्त दोस्त से कभी खफा नहीं होता, दोस्त दोस्त से कभी खफा नहीं होता, भुला देना मेरी कमियों को, क्योंकि इंसान कभी खुदा नहीं होता, इंसान कभी खुदा नहीं होता। गलतियां हमसे हुई होंगी, उन गलतियों को सुधारने के लिए, उस भूल को सुधारने के लिए, और उस गलती से किसी साथी को अगर पीड़ा हुई है तो उसको क्षमा मांगने से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। अगर ये सोच करके हम राजनीति में चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा, और जब आने वाला कल आपका होगा तो मैं एक बात खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा, सत्ता प्राप्ति की तरफ एक सोच नहीं होनी चाहिए। चौधरी देवीलाल के उस कायदे पर हमें अमल करना है कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनमानस की सेवा का एक माध्यम है। आज पदाधिकारियों के प्रति बहुत कुछ कहा गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पद दिए नहीं जाते हैं, पद तो लिए जाते हैं, पद हथियाए जाते हैं, और पद हथियाने के लिए किसी की मिन्नत खुशामद करने की जरूरत नहीं, किसी की चुगली काटने की आवश्यकता नहीं, काम करने की आवश्यकता है। काम करने वाला अपने अधिकार हासिल करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जो साइलेंट वर्कर हैं, जो दिखावा नहीं करते हैं, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। और जो दिखावा करते हैं वो सब कुछ बिगाड़ देते हैं, वो जलसा बिगाड़ते हैं, जुलूस बिगाड़ते हैं, वो स्टेज को बिगाड़ देते हैं, वो चुनाव को भी बिगाड़ देते हैं, वो राज को भी बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार के बिगाड़ू लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। संगठन को नए सिरे से, मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा, उसको नए सिरे से आपको संभालने की जरूरत है। नए सिरे से ये देखना है इस 3.5 साल के अरसे में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कैसे लोगों को हमने संगठन में शामिल किया है। अगर उन्होंने संगठनात्मक दृष्टि से अच्छे काम किए हैं तो उन्हें इनामात दिए जाने चाहिए,
उन्हें इनामों से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टी पर बोझ बन के बैठा हुआ है तो उसे बाइज्जत हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया जा सकता है कि भाई तू आराम से अपने घर बैठ, तेरे बस की ये बात नहीं है, इसके लिए हम किसी दूसरे को अवसर प्रदान करेंगे। हम एमएलए तो नहीं सबको बना सकते क्योंकि केवल 90 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक बात आपको मान करके चलना चाहिए कि एमएलए तो बहुत छोटी बात है, अगर मुख्यमंत्री के पद से भी ज्यादा मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इज्जत देने में मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। ये आपको मान करके चलना चाहिए। ये पार्टी आपकी है, ये संगठन आपका है, इसलिए पदों की इच्छाओं को छोड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि आपकी पार्टी की मजबूती से कांग्रेस के कुशासन का अंत हो सकता है। और जब आपकी सरकार बनेगी तो एमएलए से भी ज्यादा हरियाणा सरकार के अंदर, चूंकि मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है, मैंने नजदीक से देखा है 4-5 हजार ऐसे पद हैं जो एमएलए से भी ज्यादा बड़े होते हैं। सबको उन पदों से नवाजा जाएगा। किसी को किसी प्रकार की कोई इच्छा की पूर्ति के लिए कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। आपको मिलकर के चलना पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना ना रख करके आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को बढ़ावा करना देना पड़ेगा। और उसके लिए पैमाना आपके सामने अब एक और आ रहा है। नया संगठन जो किया जाएगा, संगठन में किस प्रकार के लोगों को अवसर दिया जाएगा, ये हम देखेंगे 1 नवंबर की रैली में। 1 नवंबर में कौन कितनी ताकत लगाता है। आपको ये मान के चलना चाहिए कि रैली एमडीए की रैली नहीं है, ये रैली लोक दल की रैली है। और अगर 25 सितंबर के मुकाबले में ये रैली अगर आपकी कमजोर पड़ती है तो फिर आपकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। और अगर इसके मुकाबले में आप 21 रैली करने में सफल हुए तो फिर आपके ध्वज को कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। फिर अश्वमेध का घोड़ा खुला जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी के दृष्टिगत हमने तय किया है। ऑब्जर्वर की सूची में फिर आपको दोहरा देना चाहूंगा कि इन लोगों की जिम्मेवारी हमने लगाई हुई है, वो जाकर के लोगों के बीच में जाएं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने का काम करें। तो था तो सही मेरे पास है। भिवानी और महेंद्रगढ़ के लिए अजय की ड्यूटी है, फतेहाबाद और सरसा के लिए अभय सिंह की ड्यूटी है, करनाल और कुरुक्षेत्र श्री अशोक अरोड़ा जी देखेंगे, हिसार और रोहतक प्रोफेसर संपत सिंह जी देखेंगे, पानीपत शेर सिंह जी बरसामी देखेंगे, कैथल श्री रामपाल माजरा, झज्जर श्री सतवीर सिंह काद्याल, जींद श्री सुरेंद्र बरवाड़ा, सोनीपत डॉक्टर केसी बांगड़, रिवाड़ी और गुड़गांवा राव अजीत सिंह, यमुनानगर सरदार जसविंदर सिंह संधू, फरीदाबाद कैप्टन इंदर सिंह, अम्बाड़ा और पंचकूला ये प्रदीप चौधरी देखेंगे, मेवात और पलवल श्री गोपीचंद गहलोत देखेंगे और